दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी सफर पर। आज का सेशन है हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 9। जिन एग्जामों में हिंदी पूछी जाती उनके लिए हम लेके आए हैं हिंदी का सुपरफास्ट 25 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट, जो कि ऑल एग्जामों के लिए जो भी 2026-2027 में होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इनसे विशेषकर हमारे जो एग्ज़ाम है वो इस प्रैक्टिस सेट से हो जाएंगे। जैसे यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया। इन एग्ज़ामों को विशेष ध्यान में रखा हुआ है। तो आप सभी लोग हमारे सेशन से जुड़ें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहुंचते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आपको बतानी है। सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? शब्द, वर्ण, ध्वनि या पद? तो जो वर्ण होता है वो लिखित इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई लिखित इकाई वो वर्ण होती है। तो जो मौखिक है उसे ध्वनि कहते हैं। क्या कहेंगे? ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसे भाषा की सबसे मौखिक इकाई कहते हैं, सबसे छोटी मौखिक इकाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, ज्या वर्ण किन वर्णों से सहयोग से बना है? तो ज्या होता है वो किन वर्णों के सहयोग से बना है, आपको बताना है। जा और या, जा अया, जा और बा, जा और गा। तो ये बा और ये गा, ये तो गलत है दोनों ही। ठीक, इन दोनों में से बताना है आपको कौन सा सही है। तो इनमें से देखिए, ये जा जो है, ये वाला जा, इसमें हलंत नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो जो ये वाला ज्ञा होता है वो आधा जा प्लस आ प्लस अइया से बनता है। किससे? अइया से। इन तीन वर्णों के मेल से बनता है ज्ञा शब्द। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ है, होस्ट है, तालु है, कंठ तालु है, कंठ होस्ट है। तो आपको बताना है ए और ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालब। कंठ और तालब। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी में ब्राह्म चिन्हों का जनक किसे माना जाता है? आपको बताना है हिंदी में जो ब्राह्म चिन्ह होते हैं उनको किसने, किस मतलब महान पुरुष ने दिया थे? कांता प्रसाद गुरु ने, आचार्य भारत ने, पिंगल ऋषि ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपको बताना जो ब्राह्म चिन्ह होते हैं, जैसे कि कोष्टक हो गया, पूर्ण ब्राह्म हो गया, अल्प ब्राह्म हो गया, ठीक, और विस्मयाद बोधक चिन्ह हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, ये होते हैं ब्राह्म चिन्ह। ठीक, तो आपको बताना है इन चिन्हों को किसने दिया था। वो इन चिन्हों को कांता प्रसाद गुरु जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, वाक्य मध्य में छूटे हुए शब्द को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब कोई हम वाक्य लिखते हैं वो छूट जाता है, मध्य में कोई भी शब्द छूट जाता है, उसे लिखने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का, योजक चिन्ह का, या हंस पद त्रुटि बोधक का, या लाघव चिन्ह का? तो पूर्ण विराम तो जैसे कि वाक्य समाप्त होता है तब करते हैं। योजक चिन्ह ये होता है, ठीक, और हंस पद और लाघव चिन्ह होता है जैसे कि डॉक्टर लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर, तब लगाते हैं डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और भी शब्द होते हैं। और जो वाक्य छूट जाता है, जिस वाक्य में कोई भी शब्द छूट जाता है उसे हंस पद लगा करके, हंस पद का प्रयोग करके उसे लिख देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, मदारी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? मदारी शब्द का तत्सम रूप बताना है आपको, क्या हो जाएगा? ठीक,
तो मंत्रकारी हो जाएगी, मकर हो जाएगा, मृतिका हो गया, कोटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदारी शब्द का, मदारी शब्द का तत्सम रूप मंत्रकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंत्रकारी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया गया है? कौन सा उपसर्ग दिया गया है? उपसर्ग कौन से होते हैं? जो कि शब्द के पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो आपको बताना है इसमें उपसर्ग कौन सा है प्रत्युत्तर में। तो इसमें क्या लगा जाएगा? प्रति धन उत्तर। क्या हो जाएगा? प्रति धन उत्तर। तो इसके उसमें उपसर्ग क्या हो गया? प्रति। क्या हो जाएगा उपसर्ग? प्रति। ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? जो प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, मूल प्रत्यय। तो ये स्त्री प्रत्यय ऐसा कुछ होता नहीं है। कृदंत प्रत्यय है या मूल प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। तो जो प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं उन्हें कृदंत कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? विदुर शब्द का सही स्त्रीलिंग बताना है। विदुर, विदुर शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। विदुर वह होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, उसे विदुर कहते हैं। तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? विदुरी कहते हैं, विधवा कहते हैं, विदुराइन कहते हैं, पत्नी कहते हैं। तो विदुरु, विदुरी ये तो होगा नहीं, विद्रुवाइन ये भी नहीं होगा, पत्नी ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज बी। ऑप्शन नंबर इज बी। जिस विदुर शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा विधवा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। रमेश कुत्ते से डरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? रमेश जो है कुत्ते से डरता है, इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है। कारण कारक है, संप्रदान कारक है, अपदान कारक है या कर्म कारक है। तो कुत्ते से डरता है, कुत्ते से डरता है तो मतलब कुत्ते से अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, अलगाव की। तो इससे इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि इसमें अपादान कारक होगा। क्या हो? कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। वह रोहन के साथ जाएगी, इसमें के साथ किस कारक का बोध कराता है? अपादान का, करण का, संबंध का, अधिकरण का। तो आपको बताना है के साथ जाएगी। तो अपदान जो अलगाव की स्थिति होती है, संबंध, संबंध भी नहीं होता, अधिकरण जब किसी चीज पे अधिकरण होता, अधिकार होता तब नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करण। क्या हो जाएगा? करण। कारण बता रही कि वो भवन के साथ जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। तो इसमें यह अपने आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। तो अपने आप कर लूंगा, जब अपने आप कर लेते हैं तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। राम बहुत चालाक है, राम बहुत चालाक है, इस बात में बहुत व्याकरण की दृष्टि से क्या है? बहुत क्या है? बहुत शब्द जो होता है वो क्या है? विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है। तो संज्ञा तो होगा नहीं, क्रिया भी नहीं होगा। अब आपको बताना है विशेषण या प्रविशेषण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत चालाक है। बहुत होता है ये प्रविशेषण होता है, विशेषण के भी पहले आता है तो इसे प्रविशेषण कहते हैं। पिछली विशेषता बताते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। शताब्दी में कौन सा समास है? आपको बताना है जो शताब्दी शब्द होता है उसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है या कर्मधारय समास है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। इसमें इसमें बताता है शताब्दी, जो 100 साल की अवधि होती है उसे शताब्दी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है इसमें संख्यावाचक आ रहा है, तो संख्यावाचक इसमें आता है, द्विगु समास में आता है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, रातों रात शब्द में कौन सा समास है? रातों रात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्री अव्ययी समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्री समास है। तो द्वंद्व समास तो होगा नहीं इसमें रातों रात में।
और ना ही तत्पुरुष समास होगा, ना ही बहुब्री समास होगा। इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी। रातों रात में समास हो जाएगा अव्ययीभाव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, प्रत्येक शब्द में शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। प्रत्येक, उसका प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रति धन एक। क्या हो जाएगा? प्रति धन एक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद बताना है। सन्मार्ग जो होता है उसका सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? सन्मार्ग हो गया, सन्मार्ग हो गया, सतमार्ग हो गया, सामार्ग हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सत धन मार्ग। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? मेहनत करोगे तो सफल जरूर बनोगे। मेहनत करोगे तो सफल जरूर बनोगे। काल का कौन सा वेद है? आपको बताना है इसमें काल कौन सा है। सामान्य भविष्य काल है, समय भविष्य काल है, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल है, पूर्व भविष्य काल है। तो इसमें बता रहा है देखो, मेहनत करोगे तो सफल जरूर बनोगे। तो इसमें पहला जो ये वाक्य है उससे दूसरे वाक्य मतलब दूसरे मतलब उस पर निर्भर करता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, मध्य भविष्य काल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मेहनत करोगे तो सफल जरूर बनोगे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? आचार्य भरत मुनि रसों रसों की कुल संख्या कितनी मानी है? जो आचार्य भरत मुनि थे उन्होंने रसों की कितनी संख्या मानी है? 11 मानी है, 10 मानी है, 8 मानी है, 9 मानी है। तो भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? रस माने 8, 10। भरत मुनि ने नहीं 10 नहीं 8 माने हैं। 8 कितने माने? 8। भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे उस पार। इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना है ये जो पंक्तियां दी गई हैं इनमें कौन सा अलंकार है। आगे नदी पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार है, भावना अलंकार है। तो इसमें बता रहा है देखो, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे अपार। नदी अपार बता रहे हैं, घोड़े को नदी के उस पार बता रहे हैं उतरने के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है? अतिशयोक्ति अलंकार का भेद है। कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21 है, जहां सा सी सम सरिस जैसे वाचक शब्द का प्रयोग हो वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां सा सी से सम सरिस का वचन मतलब होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है। रूपक होगा, उपमा होगा, श्लेष होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो जहाँ सा सी सम का वाचक शब्द का आते हैं तो उसमें अलंकार कौन सा होगा? उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना एक कौन सा अलंकार वर्णित करता है? बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना। विरोधाभास का, विभावना का, रूपक का या यमक का। तो इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना। इसमें बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना बताया जाता है, तो इसमें विभावना अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित वाक्य का उदाहरण है? आपको वाक्य पढ़ने हैं और बताना कौन सा मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। चोर को देखकर सिपाही दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, सीटी बजी और खिलाड़ी दौड़े, राम पढ़ता है। तो ये तो सरल वाक्य है, इसमें आई नहीं। ये संयुक्त वाक्य है, इसमें और आ रहा है। ठीक, चोर को देखकर सिपाही भाग गया, ये भी सरल वाक्य है। तो इसमें कौन सा बचा? सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, की शब्द आ रहा है, ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। अट्टालिका
अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अटाला होगा, अटारी होगा, कमर होगा, घर घर होगा। तो इसका अटालिका शब्द का अटारी हो जाएगा, तद्भव रूप अटारी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है? संचारी संचारी भावों की कुल संख्या हिंदी के व्याकरण में कितनी मानी गई? संचारी भाव को बताना है आपको, कितने होते हैं? 8 होते हैं, 11 होते हैं, 33 होते हैं, 52 होते हैं। तो इसमें संचारी भाव होते हैं वो कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने? 33। राइट आंसर इज सी। तो ये जो 33 होते हैं इनको हम बताएंगे जब हम टॉपिक वाइज अपना सेशन करेंगे। अभी ये कुछ प्रैक्टिस और कराने के बाद इसके बाद टॉपिक वाइज शुरू कर रहे हैं भाई। सभी लोग अपने दोस्तों को जोड़िए, बताइए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, हमें सपोर्ट कीजिए, तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हम और भी बेहतर आपके लिए करते रहेंगे। अच्छा अच्छा, तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन पे।